बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। किरण प्रकाश की वाले चैप्टर में हम पढ़ रहे थे प्रकाशिक यंत्र। तो आज हम देखने जा रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी और उसकी हम निकालेंगे आवर्धन क्षमता। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ये एक तरह का निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, और ये जो उत्तल लेंस होता है ये एक धातु के या प्लास्टिक के फ्रेम में व्यवस्थित होता है। कुछ इस तरह की संरचना होती है, जैसे ये एक धातु का या प्लास्टिक का फ्रेम है और इसके अंदर उत्तल लेंस फिक्स होता है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जब ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य जब हम हस्तरेखाएं पढ़ते हैं तो उन हस्तरेखाओं को पढ़ने के लिए भी सरल सूक्ष्मदर्शी को काम में लेते हैं। इसी तरह से जो घड़ी सुधारने वाले होते हैं उनके छोटे छोटे जो कल पुर्जे होते हैं उनको देखने के लिए भी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। यानी सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित करने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। और सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है जो एक धातु के फ्रेम में फिक्स होता है। तो ये बन गया हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। तो देखते हैं इसमें किस तरह से वस्तु का आवर्धन होता है। तो मान लो ये सरल सूक्ष्मदर्शी का उत्तल लेंस है और वस्तु को हम फोकस, जो सूक्ष्म वस्तु है उस सूक्ष्म वस्तु को इस लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में लाते हैं। तो ये F है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और इतनी ही दूरी इधर की तरफ भी है। इसको नाम दे देते हैं हम F2 और ये होता है F1। तो जब प्रकाश किरण इस अति सूक्ष्म वस्तु से चलती है तो वो लेंस से अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है। और हम जानते हैं जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। तो जब इन किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो उस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो ये वस्तु अगर ए बी थी तो ये ए डैश बी डैश हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस तरह से एक सरल सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का आवर्धन करता है। तो इसी कहानी को फिर से सुनेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करता है। इसका उपयोग अधिकांशतः जो ज्योतिषाचार्य होते हैं हस्तरेखाओं को पढ़ने के लिए या छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए काम में लेते हैं। इसी तरह जो घड़ी साज होते हैं वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए काम में लेते हैं। अब ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हम जानते हैं जब किसी वस्तु को या किसी सूक्ष्म वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में लाया जाता है तो उस वस्तु का आवर्धित सीधा और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। तो उसी सिद्धांत का उपयोग हम किस में करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं वस्तु ए बी थी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है। और ये कहां से देखा जा रहा है? ये इधर से देखा जा रहा है। यहां से हम देख रहे हैं तो हमें वस्तु कैसे दिखाई दे रही है? आवर्धित दिखाई दे रही है। मान लिया अब यहां ये जो कोण बना, ये कोण बना बीटा। शुरू में वस्तु कहां रखी हुई थी? शुरू में वस्तु रखी हुई थी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। ये वस्तु ए भी थी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हुई थी और इसको देखा जा रहा था। तो उस समय जो एंगल बन रहा था वो एंगल था अल्फा। लेकिन जब हमने इसे प्रकाशिक यंत्र सरल सूक्ष्मदर्शी से देखा तो अब एंगल कितना बन रहा है? बीटा। तो पहले दर्शन कोण अल्फा था बिना प्रकाशिक यंत्र के, और जब प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया तो अब यहां एंगल बन रहा है बीटा। दर्शन कोण का मान बीटा है। तो आप देख भी सकते हैं यहां बीटा का मान अल्फा से ज्यादा है। तो हमें खुद ही दिखाई दे रहा है कि वस्तु कैसी दिखाई देगी? हमें आवर्धित दिखाई देगी। और पहले वस्तु कहां रखी थी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी थी, इसे हमने डी से दिखाया है। लेकिन हमने वस्तु को एडजस्ट करा और वस्तु एडजस्ट करके कहां आ गई? यू स्थिति पे आ गई और इसका प्रतिबिंब बन रहा है वी स्थिति पर। तो हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो देखते हैं आवर्धन क्षमता। तो हम प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता के सूत्र से हम जानते हैं m इक्वल्स होता है बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां मैं इसकी आवर्धन क्षमता निकाल रहा हूं, इधर देख लेंगे आवर्धन क्षमता।
सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो हम जानते हैं m इक्वल्स टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। मैंने बताया था अगर ये एंगल अल्प होते हैं तो tan अल्फा लगभग अल्फा के इक्वल होता है और tan बीटा लगभग बीटा के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं यदि अल्फा व बीटा अल्प हो तो m लगभग हो जाता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। तो अगर हम पहला वाला ट्राइंगल देखें, पहला वाला ट्राइंगल है ओ ए बी, चित्र इसको नाम देते हैं ए और ये चित्र नाम देते हैं बी। तो चित्र ए से tan अल्फा होगा ए बी अपॉन ओ ए, और अगर मैं चिन्ह परिपाटी से रखूं इसका मान तो tan अल्फा इक्वल्स टू ए बी और ओ ए की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डी। इक्वेशन 2 हो गई। अब चित्र बी से हम लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन चित्र बी में मैंने ट्राइंगल लिया है ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में। तो ए बी बटे ओ ए, तो ए बी अपॉन ओ ए जो है वो दूरी है हमारी माइनस यू। पहले वस्तु हमने कहा रखी थी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर रखी थी, लेकिन जब हमें इसको देखा तो वस्तु में बहुत छोटी दिखाई दी। लेकिन जब हमने प्रकाशीय यंत्र का उपयोग करा तो वस्तु को स्थिति डी से हमने हटाया और उसे कहां पर एडजस्ट कर दिया, यू स्थिति पर एडजस्ट कर दिया। तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है कौन सी स्थिति पर, वी स्थिति पर, ए डैश बी डैश। और कैसा प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब है हमारा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहां से मेरे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 2 और 3 से मैं वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिख सकता हूं। तो समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर तो m मेरे पास आ जाएगा tan बीटा यानी ए बी अपॉन माइनस यू, और tan अल्फा होगा ए बी अपॉन माइनस डी। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा डी अपॉन यू। तो आवर्धन क्षमता होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की डी बटे यू। अब इसकी 2 विशेष स्थितियां हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जब हम वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना चाहें, और जब दूसरी स्थिति लेंगे जब वस्तु का प्रतिबिंब हम अनंत पर बनाना चाहें। तो 2 इसकी विशेष स्थितियां हैं। तो पहले इसकी आवर्धन क्षमता आप इजीली समझ सकते हैं। मैंने पहले वाले ट्राइंगल में ओ ए बी लिया, पहले वाले चित्र में मैंने ट्राइंगल ओ ए बी लिया, वहां से मैंने tan अल्फा की वैल्यू निकाली। फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में मैंने दूसरे वाले चित्र में मैंने ओ ए बी लिया, वहां से मैंने tan बीटा की वैल्यू निकाली और मैंने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इक्वेशन नंबर 1 में। तो m इक्वल्स टू आ रहा डी बाई यू। तो हम यहां देखते हैं विशेष स्थितियां। तो पहली स्थिति है जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यानी हम अंतिम प्रतिबिंब को कहां बनाना चाह रहे हैं, हम अंतिम प्रतिबिंब को डी पर बनाना चाह रहे हैं। तो लेंस सूत्र से हम जानते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। और वस्तु की स्थिति चिन्ह परिपाटी से मैं देखूं तो वो माइनस यू है, और अंतिम प्रतिबिंब को हम डी पर बनाना चाह रहे हैं, यानी प्रतिबिंब की स्थिति माइनस डी हो जाएगी। चिन्ह परिपाटी से माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा लेंस था
और वस्तु हमारी यहां रखी हुई थी, तो यहां से अगर मैं दूरी को नापूंगा तो ये माइनस यू आएगा, और प्रतिबिंब मेरा यहां बन रहा था तो ये हो गई v दूरी। लेकिन हमें प्रतिबिंब कहां बनाना है, v बराबर माइनस डी पर बनाना है। तो सूत्र में मान रखेंगे हम 1/f बराबर 1/-d माइनस u, और 1/f इक्वल्स टू -1/d प्लस 1/u। इस समीकरण में मैं d का गुणा कर रहा हूं, समीकरण में d का गुणा करने पर तो यह आएगा मेरे पास d/f इक्वल्स टू -d/d प्लस d/u। तो यहां से मेरे पास आवर्धन क्षमता आ रही है -1 प्लस d/u। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से आप देख सकते हैं d/u m है, तो मैं यहाँ d/u के स्थान पे क्या रख दूंगा, m रख दूंगा। तो ये आ जाएगा d/f इक्वल्स टू -1 प्लस m, तो m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। तो ये हमारी विशेष स्थिति में आवर्धन क्षमता आ गई। ये कब आवर्धन क्षमता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, उस अवस्था में आवर्धन क्षमता होगी m बराबर 1 प्लस d/f। इसी तरह से हम दूसरी विशेष स्थिति देखेंगे, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो उसे हम यही देख लेते हैं दूसरी स्थिति को, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो वो जो हम जानते हैं, अगर हमें कोई प्रतिबिंब अनंत पे बनाना है लेंस से, तो वस्तु को हमें कहां रखना पड़ेगा, फोकस पे रखना पड़ेगा। तो वस्तु की स्थिति u इक्वल्स टू हो जाएगी f। u इक्वल्स टू क्या होगी, f होगी। तो मैं डायरेक्ट समीकरण 4 काम में ले सकता हूं। अतः समीकरण 4 से मैं लिख सकता हूं m इक्वल्स टू d/f। तो जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब हमें कहां बनाना है, अनंत पे बनाना है, तब आवर्धन क्षमता होती है m इक्वल्स टू d/f, और जनरल केस के लिए होती है m इक्वल्स टू d/u। लेकिन जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनाना है, उस अवस्था में हमारी आवर्धन क्षमता होती है m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। तो इस तरह से आप इजीली इस पूरे डेरिवेशन को समझ सकते हैं।